हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अंक बूस्टर। बेटा आज की जो वीडियो है वो आपके नेशनल इनकम के ऊपर है। ये क्लास 12th फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशल इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। और अगर हम इसमें ये वीडियो देखते हैं, इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा जिसमें आप किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विद अ फॉर्मूला एंड रिलेटेड थ्योरी हम इसको करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं जो बहुत शॉर्ट रहने वाली है, तो आपके लिए 6 to 8 मार्क्स बोर्ड में पक्के हैं और कंफर्म ये आने वाला है। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। चलो देखो बेटा क्या रहेगा इसमें। तो जैसे मैंने आपसे बोला हाउ कैलकुलेट द नेशनल इनकम, आप इसमें ये सीखेंगे। यहाँ 3 मेथड होते हैं और थोड़ा जल्दी से स्पीड से सीखेंगे। और आप देखिए इसको, नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 3 इनकम मेथड। ये 3 मेथड हमको समझने हैं और हमारा 6 to 8 मार्क्स कंफर्म आने वाले हैं। इसके लिए सबसे आपको पहले समझना पड़ेगा कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ग्रॉस से अगर नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में जाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसको शॉर्ट में समझिए। जब हम ग्रॉस से नेट में आएंगे तो बेटा डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा, आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा। और नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रीशिएशन प्लस करना होगा। डेप्रीशिएशन को आप शॉर्ट फॉर्म में दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करेंगे और नेट से ग्रॉस में वापस जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। आपको पता होना चाहिए ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन होता है, तो ग्रॉस बड़ा डिजिट होता है, इसलिए बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस करना पड़ता है और छोटे से बड़े में जाने के लिए वापस से उसी डिजिट को प्लस करना होता है। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम क्या करेंगे, तो डोमेस्टिक और नेशनल, इसमें नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है। नेशनल एक बड़ी डिजिट हो जाती है नेशनल डोमेस्टिक के कंपैरिजन में, डोमेस्टिक एक छोटी डिजिट है, इसको हम नीचे रखेंगे। तो नेशनल से डोमेस्टिक आना है आपको, मतलब कि नेशनल लेवल की इनकम से डोमेस्टिक लेवल की इनकम में आना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना चाहिए बड़े से छोटे में आ रही है, मैंने समझाया था अभी। और डोमेस्टिक से नेशनल में आएंगे तो उसी को प्लस कर दो, लेकिन क्या चीज प्लस कर दो, क्या चीज माइनस कर दो, वर्ड है NFIA। ये क्या है NFIA, इसको यहां पर शॉर्ट में समझिए। NFIA मींस इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम। ध्यान रखना बेटा, फैक्टर इनकम। क्वेश्चन में एक तो वर्ड लिखा होता है ट्रांसफर इनकम, एक होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट से सब्सिडी के थ्रू आ जाती है, गिफ्ट के थ्रू आ जाती है, तो ये आपकी होती है ट्रांसफर इनकम। और हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसलिए बहुत से बच्चे इसको फ्रॉम माइनस टू करके ही बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसको सॉल्व करके बनता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्ट्री कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कौन सी बड़ी डिजिट है, इसमें मार्केट प्राइस बड़ी डिजिट है, तो मार्केट प्राइस को ऊपर रखते हैं हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट को नीचे रखते हैं। मार्केट से फैक्ट्री और फैक्ट्री से मार्केट, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए माइनस करेंगे, छोटे से बड़े में आने के लिए प्लस करेंगे। क्या चीज, NIT को माइनस इधर प्लस करेंगे। NIT को हम शॉर्ट में समझे तो NIT क्या होता है बेटा, तो NIT का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ओके। नोट, मैंने नोट में क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट है, आप देखो 3 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, GDP MP। GDP MP का दूसरा हम जो वर्ड यूज कर देते हैं, क्वेश्चन में आ जाता है GVA MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में GVA और GDP दोनों लिखा होता है या फिर केवल GVA लिखा हो सकता है, जो बच्चे सोचते हैं GVA क्या है, तो वो GDP ही होता है। NDPFC को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और NNPFC को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर, अगर आप इसमें देखें तो NDPFC और ये NNPFC, केवल N और D का फर्क है, दोनों में डोमेस्टिक में और नेशनल इनकम में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बोल सकते हैं, आप अपना डाउट बोल सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर दूंगा। तो आपके 3 मेथड, जैसे मैंने बोला, वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है। ये तीनों मेथड के मैंने फॉर्मूले यहाँ पे समराइज किए हुए हैं। तो पहला मेथड जैसा है वैल्यू एडेड मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
तो ये वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा जीडीपी एमपी, या फिर आप इसको बोल सकते हो जीवीए एमपी। तो इससे जीडीपी एमपी कहने का मतलब सॉल्व करके आने वाला है। अब फॉर्मूले में वैल्यू आउटपुट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है। फिर इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सेल गिवन है वेल एंड गुड, लेकिन अगर सेल डायरेक्टली गिवन नहीं है तो दो फॉर्मूले हैं, इनमें से किसी एक फॉर्मूले को यूज करके आप सेल की वैल्यू पता कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्वेश्चन में अगर आपको सेल नहीं दी होगी तो पर क्वांटिटी वाइज उसकी प्राइस जरूर दी होगी, और यूनिट दी होंगी, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका सेल आ जाएगा। अदरवाइज सेल का दूसरा फॉर्मूला डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो किसी क्वेश्चन में अगर प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला फॉर्मूला नहीं दिया है तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट करके जरूर लिखा होगा, उसको प्लस करेंगे सेल आ जाएगा। तो तीन तरह से सेल लिख सकते हो आप, या तो डायरेक्टली सेल लिखा होगा, या फिर प्राइस और क्वांटिटी दी गई होंगी क्वेश्चन में, या फिर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। तो ये आपके तीनों मिलाकर सेल ही बनता है, तीनों के अलग अलग तरीके से सेल आ सकता है। चेंज इन स्टॉक की बात करें तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेके मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड करता गया, जिससे आपको समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं वैल्यू आउटपुट तो हमारा क्लियर हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम बोल सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर सिंगल यूज आइटम। सिंगल यूज आइटम या परचेज रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, जैसे एक स्वीट मेकर है, कन्फेशनर है, अगर वो अपने मिठाइयों को बनाने के लिए दूध खरीदता है तो दूध उसके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अब मैं इसको सिंगल यूज आइटम क्यों बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, वो दूध जो वो बदलेगा मिठाई में तो वो एक ही बार यूज तो कर पाएगा, उसका बार बार यूज तो नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम मशीनें यूज कर सकते हैं बार बार, जैसे कि हम कार यूज कर सकते हैं, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या तो परचेज रॉ मटेरियल बोल सकते हैं या सिंगल यूज आइटम बोल सकते हैं। मैंने दो लाइन लिखी क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दी हुई होती है कभी कभी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा होगा या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो सिंगल यूज आइटम लिखे होंगे बेटा, तो ये आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह यूज करना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है ये पहले मेथड का ये क्लियर हुआ होगा। हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी अभी आपको कराएंगे, पहले हम थोड़ा फॉर्मूले देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इजी है, इसमें चार चीजें होती हैं, इसको बोलते भी हैं 1 2 3 4, इनको जोड़ो बार बार। तो क्या क्या जोड़ना है, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जब इन चारों को आप ऐड कर देंगे, 1 2 3 चारों को आप ऐड कर देंगे तो जो आंसर बनेगा उसको जीडीपी एमपी बोलेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मेथड से क्या आंसर आएगा। तो वैल्यू एडेड मेथड से जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे जीडीपी एमपी, जिसको हम जीवीए भी बोल सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से जो आंसर आएगा उसको हम जीडीपी एमपी बोलेंगे। तो आप ये समझिए इस मेथड से भी और पिछले वाले मेथड, दोनों ही मेथड से जो आंसर बन रहा है हमारा सिंपल फॉर्म में जीडीपी एमपी है, वो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वो चार चीजें क्या क्या है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो वर्ड देखो ध्यान से देखेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट यानी कि हाउस होल्ड का खर्चा, हमारा तुम्हारा खर्चा जो हम नॉर्मल खर्चे करते हैं वो सारे खर्चे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है हमारी सड़कों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वगैरह वगैरह। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक ये चीज, ये तुम्हारा एक तरह से बिजनेसमैन यूज करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट जो हमारा इंपोर्ट माने एक्सपोर्ट करके जो भी आंसर बनेगा वो इसमें आएगा। तो चार चीजें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। हमारा खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, बिजनेसमैन का खर्चा और नेट एक्सपोर्ट को हम अगर ऐड करते हैं इन चारों चीजों को, 1 2 3 4 यही जोड़ देंगे बार बार, तो इससे आएगा जीडीपी एमपी। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हम इसी को ले लेंगे, लेकिन कभी कभी होता है क्वेश्चन में ये नहीं देते हैं, और मुझे लगता है जब पेपर में बोर्ड में आता है तो इतना इजी तो नहीं देंगे, तो वो क्या दे सकते हैं, तो ये वर्ड दे सकते हैं, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही ये बनता है। तो ये क्या है, गौर से पढ़िए, देखो मैं पढ़ाता हूं आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, क्या लिखा है बेटा जी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या लिखा है, गौर से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वहां क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
तो देखो चेंज है ना। तो अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो इसके अंदर का पार्ट है, तो हमको चेंज इन स्टॉक भी ढूंढना पड़ेगा। तो इससे जब इसको ऐड करेंगे तब ये बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करके आपका ये आ गया। तो ये आपका रहता है एक्सपेंडिचर मेथड का कंप्लीट एक थ्योरी रिवीजन। इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट डोमेस्टिक कर देते हैं, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक दिया है जबकि हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो बेटा नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे, अरे अरे देखो, नेट से डोमेस्टिक, नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे, माइनस डेप करके। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेट दिया है, ज्यादा दिया होता है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आपको, अगर नेट दिया हुआ है तो आप ग्रॉस में जाने के लिए डेप को माइनस करेंगे। लास्ट इनकम मेथड की थ्योरी देख लीजिए। इनकम मेथड में 5 इनकम होती है हमारी, 1 2 3 4 और 5। क्या क्या है वो 5 इनकम, एक होता है सीओई, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट जो फिजिकल असेट्स होती है उनके बदले में जो हमको रेंट मिल जाता है, और कुछ ऐसी असेट्स जो इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, जैसे बुक्स हो गई पब्लिशर्स के लिए। तो पब्लिशर्स उस राइटर को उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए बदले में जो रेम्युनरेशन तो क्या नहीं कहेंगे, जो भी रिटर्न देते हैं उसको रॉयल्टी बोल सकते हैं। इंटेंजिबल असेट्स पर जो भी रिटर्न होता है उसे रॉयल्टी बोल सकते हैं। तो रेंट और रॉयल्टी। नंबर 3 प्रॉफिट, नंबर 4 इंटरेस्ट, और नंबर 5 मिक्स इनकम। तो 5 इनकम होती है, पहले हम 5 इनकम लर्न करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 प्रॉफिट, देन इंटरेस्ट, और लास्ट में मिक्स इनकम। ये पांचों इनकम है। जब ये 5 इनकम ऐड हो जाती है तो जो आंसर बनता है उसे बोलते हैं एनडीपीएफसी। और मैंने आपको पीछे बताया एनडीपीएफसी को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो क्वेश्चन में कभी भी डायरेक्टली बोल देते हैं कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपीएफसी। सीओई को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सीओई के अंदर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं क्वेश्चन में। अगर आपको डायरेक्टली सीओई गिवन है वेल एंड गुड, लेकिन अगर क्वेश्चन में सीओई नाम का वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मैंने 3 वर्ड दिए हुए हैं आपको, अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो सीओई कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है तीनों ही लिखे हों, लेकिन ये 3 होंगे या 3 से कम होंगे, ठीक है। तो वो 3 वर्ड क्या है, नंबर 1 वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। सर जी कैश और काइंड का मतलब क्या है, तो जब सिंपल है, जब एक जॉब पर्पस से एम्प्लॉयमेंट हम लेते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है वो हमको सैलरी 2 फॉर्म में दे सकता है। पहला कि आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो ये पूरी पूरी सैलरी कैश में हो गई। लेकिन वो ऐसे भी कर सकता है कि सैलरी आपको कैश में आपके अकाउंट में आएगी 30,000, और हम आपको एकोमोडेशन फैसिलिटी देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं हम आपको, उसका जो रेंट है ना वो आप पे मत करो, वो हम कर देंगे। अब वो रेंट कितना है, वो 10,000 का है, ठीक है। और बदले में एक रामू काका भी दे देते हैं जिसकी कॉस्ट भी वो कंपनी ही बियर करती है, जिसके 5,000 रुपीज होते हैं। 5,000 उन्होंने अपने कार फैसिलिटी भी आपको दे रखी है। तो देखिए आपको कैश वो दे रहे हैं 30,000, रिमेनिंग जो फैसिलिटी वो आपको दे रहे हैं रेंट, कार फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, तो उसके लिए 20,000 का पेमेंट होता है जो कंपनी डायरेक्टली पे कर रही है, लेकिन वो आपको नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये सैलरी आपको काइंड कंडीशन में तो मिल रही है ना। तो इस तरह से सैलरी 2 तरह से मिल सकती है, कैश में और काइंड में। लास्ट में लिखा हुआ है एसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। जब एक एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है तो उसके बदले में उसको प्रोविडेंट फंड वगैरह ये सब दिया जाता है, तो उसके लिए एक फंड तैयार होता है पहले से ही, तो वहां जमा होने वाला फंड भी सीओई का ही पार्ट बनेगा। तो आपको इतना डीप नहीं समझना है। 3 वर्ड जो मैंने लिखे हैं आपको क्वेश्चन में 3 वर्ड दिख जाते हैं, इन तीनों वर्डों को अगर दिख जाए तो इनको ऐड कर दो, ये सीओई बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली सीओई गिवन है तब आप इनको देखो ही मत, ठीक है। प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये तीनों मिलकर प्रॉफिट बन जाता है। इंटरेस्ट और मिक्स इनकम आपको पता होना चाहिए, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, अगर इन तीनों को मिक्स कर दें, हम ऐड कर दें तो बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कभी कभी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लेता है, तो इसका मतलब ये तीनों का ऐड होता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा। और मैं इससे न्यूमेरिकल पॉइंट कराता हूं। चलिए आगे देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। चलिए देखिए बेटा,
अब मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्पल सेट किए हैं और तीनों एग्जाम्पल अपने अपने रिलेटेड फॉर्मूले से रिलेट करेगा। जैसे आप पहला देखिए, वर्ड पहचानने की कोशिश कीजिए किस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सिंगल यूज आइटम। आप सोचिए कि ये वैल्यू एडेड मेथड के पॉइंट है, एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट है, इनकम मेथड के पॉइंट है। अगर आपने तीनों फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो आप देखिए वैल्यू एडेड मेथड के पॉइंट है, किस तरह से सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, और कैलकुलेट हमें करनी है डोमेस्टिक इनकम। अरे ये क्या पूछ लिया, आप सोचोगे सर आपने तो बोला था कि वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी आएगा, लेकिन आप तो डोमेस्टिक इनकम निकलवा रहे हो जो कि एनडीपीएफसी होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले आप वर्ड पहचानिए कि ये सब कंपोनेंट जो हमको दिए वो किस मेथड में अप्लाई होगा। तो हमें पता चल गया वैल्यू एडेड मेथड है, और वैल्यू एडेड मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो जीडीपी एमपी ही आता है, तो हम तो पहले वही निकालेंगे। फॉर्मूला है वैल्यू एडेड, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू आउटपुट कितना है, वैल्यू आउटपुट के लिए सर आपने बोला था कि अगर फॉर्मूले में वैल्यू आउटपुट नहीं दिया हो तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आप कर लीजिए, बिल्कुल। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल दी है कि नहीं दी है, चलो सेल तो दी है, माना कि वैल्यू आउटपुट नहीं दिया, सेल तो दी है, कम से कम सेल लिख लीजिए 3500। चेंज इन स्टॉक कितना है आपको पता होनी, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं 1000 आएगा। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, सिंगल यूज आइटम। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली दिया होगा तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होगा तो सिंगल यूज आइटम करके लिखा होगा, तो उसी को हम नोट कर लेंगे 2500। अब अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर बचेगा 45 2000। और जो आपका आगे जीडीपी एमपी माइनस करके देखिए, जो आपका आंसर बचेगा वो आएगा 2000, और जो आपका आगे जीडीपी एमपी। लेकिन अकॉर्डिंग द क्वेश्चन ये हमसे क्या निकलवा रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो आंसर है बेटा इसको बोलेंगे जीडीपी एमपी। ये क्या आंसर आया, जीडीपी एमपी आया है। हमको निकालनी डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। तो बेटा कहीं ना कहीं जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है हमको। तो जो आंसर है पहले उसको लिखो यहां पर। अब जीटीपी तो जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर नेट, ग्रॉस से नेट में आना है हमें, तो उसका कन्वर्जन देखो, ग्रॉस से नेट में आएंगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप, तो डेप माइनस कर दीजिए। अब इसमें डेप कितना है, ये रहा बेटा डेप, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 500। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं डेप को, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ग्रॉस से नेट में चलो ये तो काम हो गया, ये भी डी है ये भी डी है, यहां तो कोई चेंज नहीं करना। मार्केट से फैक्ट्री में आना है, मार्केट से फैक्ट्री में आना है, मार्केट से फैक्ट्री में। तो मार्केट से अगर फैक्ट्री में आएंगे तो माइनस एनआईटी होगा। एनआईटी कितना दिया है क्वेश्चन में, एनआईटी दिया है 100। सॉल्व करेंगे ये आपका बनेगा 1400। इस तरह से आपका एनडीपीएफसी कैलकुलेट हुआ। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 2, और जब तक आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और देखिए किस मेथड को बिलोंग करेगा, यानी कि इसके जो कंपोनेंट है वो किस फॉर्मूले में फिट हो पाएंगे। तो देखिए एनएनपीएफसी, सर ये तो नेशनल इनकम है, देखिए एनएनपीएफसी नेशनल इनकम होती है। एनएफआईए सर ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है। सीओई मिक्स इनकम, ये जो दिए हैं सीओई मिक्स इनकम किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, इनकम मेथड से रिलेटेड है, बिल्कुल इनकम मेथड से रिलेटेड है। अब मैंने आपको जो कराया था वो यही कराया था, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको याद होना चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस मींस रॉयल्टी, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इन सबको ऐड करके बनता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए हम उसको लिख लेते हैं सीओई, और इधर आएगा आपका प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, और यहां पर आता है मिक्स इनकम। तो आपको पता है ना 5 चीजों को मिलकर ही आपका जो सॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम, इनकम मेथड से सॉल्व होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने इनकम मेथड लगाया है क्योंकि इनकम मेथड की कुछ पॉइंट दिए थे। इन पांचों को अगर ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी आएगा, बिल्कुल आएगा। सीओई कितना दिया है क्वेश्चन में, सर सीओई दिया है 1000। प्रॉफिट कितना दिया है, सर नहीं दिया। रेंट कितना दिया है, सर नहीं दिया। इंटरेस्ट कितना दिया, नहीं दिया।
तो हमको पता होना चाहिए इन सबको मिलकर क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो क्वेश्चन में हमसे ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ भी रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं हम, इन सबको मैं एक जगह पे ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देता हूं। मिक्स इनकम कितनी दी है, मिक्स इनकम आपकी 500 दी है। बिल्कुल बेटा, अगर मुझ पे एनडीपीएफसी आ जाए तो एनडीपीएफसी अगर मुझ पर आ गया तो उसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस बचेगा। अब एनडीपीएफसी कैसे लेकर आएंगे, देखिए एनडीपीएफसी, यहां देखिए एनडीपीएफसी कैसे निकालो, बस एनडीपीएफसी आ जाए आंसर आ गया हमारा। एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी दिया है, एनएनपीएफसी दिया है, मुझे बताओ एनडीपी में कन्वर्ट करना है तो नेशनल से नेशनल में कोई चेंज नहीं करना, नेशनल से डोमेस्टिक में जरूर आना है, नेशनल से डोमेस्टिक में आना है, ये भी एफसी ये भी एफसी, कोई चेंज नहीं करना, यहां पर भी चेंज नहीं करना, यहां भी चेंज नहीं करना, यहां चेंज करना है, नेशनल से डोमेस्टिक में आना है। तो बेटा नेशनल से अगर डोमेस्टिक में आएंगे तो माइनस होगा, क्या माइनस होगा, NFIA। तो बस इसी का बस चेंज करना है। NNPFC आपका 10,000 दिया है, NFIA आपका 2,000 दिया है, और ये आपका आ गया 8,000। कितना आ गया आपका 8,000, ये क्या आ गया NDPFC, इसको मैं यहां लिख दूं। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 8 में से 6,500 और कहीं ना कहीं आपका बैलेंसिंग फिगर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका बना ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर, जो आपका रहेगा 6,500। नेक्स्ट आपका एक और, ये एग्जांपल 2 था, और नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 3, और फिर सेम इसके कंपोनेंट को पहचानिए और देखिए ये किस मेथड को बिलोंग कर सकता है। क्या क्या पॉइंट दिए हैं, पीपीसीएफ, ये पीपी क्या है, पीएफसीएफ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा गौर से देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है जी, जिसके अंदर दो चीजें होती थी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक। तो ये तो ऊपर का तीसरा नंबर वाला पॉइंट ही दिया, उसके अंदर वाला कंपोनेंट तो नहीं दिए, फिक्स तो नहीं लिखा है इसमें, लेकिन नेट लिखा है। और वहां फॉर्मूले में क्या था, तीसरे नंबर पे ग्रॉस डोमेस्टिक, और नेट से ग्रॉस पे जाना पड़ेगा हमें। चलो सॉल्यूशन देखो, उसमें क्या क्या चीजें होती थी। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक लिखा हुआ है, ग्रॉस पे जाना है मुझे। मैं एक काम करता हूं, नेट से ग्रॉस में अगर जाना है, नेट से ग्रॉस में अगर जाना है तो प्लस करना पड़ेगा डेप, डेप प्लस कर देते 500 जेरा, और डेप कितना है इसमें, डेप नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में डेप नहीं है यानी कि जीरो है, अगर क्वेश्चन में डेप नहीं है इट मींस ये जीरो है, तो 500 जो नेट है तो आप उसको कुछ प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, तो यही आपका ग्रॉस हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे डेप अगर होता तो हम प्लस कर देते इसमें, लेकिन है नहीं है ना, तो कुछ नहीं करेंगे जी, सेम रख लेंगे। प्राइवेट कितना है बेटा 1,000, ये कितना है 2,000, ये कितना है 500, और आपका नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है 1,000, प्लस करो 4,500, और ये आपका इस तरह से बनता है GDP MP। आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले से GDP MP बनता है, लेकिन हमको निकलवाया क्या है GDP FC। तो GDP FC निकालना है, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो GDP MP है। MP से FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो GDP MP से FC, मार्केट से फैक्ट्री में आना है आपको तो माइनस NIT। GDP MP कितना निकला है 4,500, और NIT कितना आपका 100। तो इस तरह से आपका ये आंसर बना। आई होप कि आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा गौर से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।